नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। कभी नक्सलियों की सल्तनत रहा अबुझमाड़, आज शांति की ओर बढ़ रहा है। सरकार दावा कर रही कि इलाका जल्द ही पूरी तरह नक्सल मुक्त हो जाएगा, लेकिन क्या सिर्फ बंदूकों की आवाज बंद होने से इस इलाके की असल समस्या दूर हो पाएगी? सवाल यह कि क्या अबुझमाड़ के लोग सुरक्षित होने के साथ साथ खुशहाल और सुरक्षित जीवन भी जी पाएंगे? ताजा घटनाओं ने यही चिंता फिर से उभारी है। नारायणपुर में फूड पॉइजनिंग से 5 आदिवासियों की मौत ने पूरे इलाके की तस्वीर सामने ला दी है। इसमें 2 महीने की बच्ची, 2 महिलाएं और एक ग्रामीण शामिल है। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। कभी बंदूक और बारूद के धमाकों से थर्राने वाला अबुझमाड़ अब शांति की ओर बढ़ रहा है। सरकार दावा कर रही है कि इलाका जल्दी ही पूरी तरह नक्सल मुक्त हो जाएगा, लेकिन चुनौतियां दूसरी भी हैं। आज भी यहाँ की असल तस्वीर चिंता में डालने वाली है। फूड पॉइजनिंग से हो रही मौतें, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है और सैकड़ों बसाहटें आज भी बुनियादी सुविधाओं से कोसों दूर है। नारायणपुर में फूड पॉइजनिंग से 5 आदिवासियों की मौतें कई सवाल खड़े कर रही है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि हालात उसके काबू में है। 20 लोग ही उल्टी दस्त से ग्रसित थे और उसके अलावा जो है 5 लोग की टोटल मृत्यु हुई है और 2 लोग वहाँ पे, क्योंकि स्वास्थ्य की टीम गई हुई थी तो वहाँ पे मलेरिया के सिम्टम्स वहाँ पे दिखे और मलेरिया डिटेक्ट हुआ है, तो उनका उपचार किया गया है और लगभग जो है अभी आज की डेट में स्थिति जो है वहाँ पे सामान्य है। इस संवेदनशील मसले पर राजनीति भी गर्म है। विपक्ष फूड पॉइजनिंग से हुई आदिवासियों की मौतों के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है, तो सरकार अपनी कोशिशों का बखान कर रही है। अबुझमाड़ नक्सल फ्री जरूर हो रहा है, लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्या ये इलाका सुरक्षित होने के साथ साथ सुखी भी बन पाएगा। डेथ ऑडिट रिपोर्ट अभी आई नहीं है। वो रिपोर्ट आ जाने से पता चलेगा कि किस प्रकार से मृत्यु हुई है। खान पान को लेकर हमारा विभाग मितानिन से लेकर स्वास्थ्य कर्मचारी तक जन जागरूकता अभियान चलाते हैं। फिर भी ऐसी घटनाओं के लिए हम लोग और अच्छे से उन क्षेत्रों में भी जहां हमारी पहुंच कम है वहां पहुंच ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। कई प्रकार के बीमारी से ग्रस्त है और आज उनको बेमौत मरना पड़ रहा है। इसके जिम्मेदार कुछ लोग हैं। एक तो पूरे सत्ताधारी लोग भी हैं और माओवादी लोग हैं, जिनके चलते आज हमारे लोगों को बेमौत पड़ना पड़ रहा है। चाहे उल्टी दस्त हो, मलेरिया से हो, चाहे और भी अन्य बीमारी से। इसका कारण है क्योंकि वहाँ आवाजाही कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण समय पर हमारे स्वास्थ्य अमला नहीं पहुँच पा रहे हैं। इसलिए हमारी सरकार का पहला प्राथमिकता है रोड सड़क कनेक्टिविटी के साथ उनको स्वास्थ्य सुविधा कैसे उपलब्ध कराएं, और ऐसा अगर घटना हुआ है तो ये दुर्भाग्यजनक है। फूड पॉइजनिंग क्यों हुई? अगर इसको बचाया जा सकता था तो वो पहली प्रशासनिक कमी, और दूसरा कि कार्रवाई हुई कि नहीं। फूड पॉइजनिंग का कारण क्या रहा? अपने से ही जो मृतक थे, उनका परिवार था, उनने कुछ ऐसे चीज का सेवन कर लिया क्या, या ऐसी वस्तु बाजार में उपलब्ध थी जिसके सेवन से मृत्यु हुई? तो ये जांच करके कार्रवाई होनी चाहिए। अबुझमाड़ के लोग अब सिर्फ शांति नहीं बल्कि बुनियादी जरूरतों की पूरी हकदारी चाहते हैं। सरकार के दावों की असली परीक्षा यहीं से शुरू होती है। दशकों तक बंदूक की आवाज के आतंक में जीने वाले इस क्षेत्र में अब विकास की बातें हो रही हैं। उम्मीद है कि अबुझमाड़ियों तक वो तमाम सुविधाएं पहुंचेंगी जिनसे वो अब तक वंचित रहे हैं। बड़ा सवाल यही है कि क्या सिर्फ नक्सल फ्री टैग मिलेगा या सच में बेहतर जिंदगी भी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। प्रशासन भले ही दावा करे कि हालात काबू में है, लेकिन सवाल यही कि ऐसे संवेदनशील क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी भी कमजोर क्यों हैं कि मामूली बीमारी में लोगों की जान चली जाए। अबुझमाड़ के अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की गड़बड़ी और सैकड़ों बसावटों का बुनियादी सुविधाओं से वंचित होना अब सामान्य सी तस्वीर बन गई। बिजली, पानी, शिक्षा, सड़क जैसी मूलभूत सेवाओं की कमी ने दशकों तक यहाँ की जनता को भय के साए में जीने को मजबूर किया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सुधरते हालात के बीच भी स्थिति बेहतर नहीं हो पा रही है। माना कि नक्सल फ्री होना है एक उपलब्धि है निश्चित तौर पर, लेकिन असली जीत तो तभी होगी ना जब अबुझमाड़ के लोग सच में सुरक्षित, स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सके। ऐसे में सवाल यही है, क्या बस्तर को सिर्फ नक्सल फ्री टैग मिलेगा या सच में बेहतर जिंदगी भी मिलेगी? बस्तर लगातार बंदूकों की आवाज तो थम रही है वहां का, लेकिन सिस्कियां, भूख, बीमारी और बेरोजगारी
कब थमेगी, ये बड़ा सवाल। चलिए हम बहस की शुरुआत करेंगे, उसके पहले बंसल न्यूज से कुछ सवाल हैं। क्या कुछ सवाल हैं, देखिए आपको बताना चाहूंगा। बंसल न्यूज लगातार ये सवाल उठा रहा है कि नारायणपुर में क्या नक्सलवाद के चलते गड़बड़ाया है प्रशासनिक ढांचा, ठीक करना एक बड़ा चुनौती है जो लगातार नजर आ रही है। दूसरा सवाल, लगातार जो नारायणपुर में दिक्कतें आ रही हैं उसको लेकर बुनियादी सुविधाओं की कमी के रहते आम आदमी का विश्वास कैसे जीत पाएगी सरकार, ये दूसरा बड़ा सवाल है। और तीसरा बड़ा सवाल जो फिर से हम लगातार उठा रहे हैं कि नारायणपुर नक्सल मुक्त होगा, लेकिन क्या जागरूकता अभियान भी बहुत जरूरी है यहाँ के लिए। 3 सवाल है जो बंसल न्यूज उठा रहे हैं। मेहमानों से मिलवाऊंगा आपको। अमित श्रीवास्तव साहब हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूँ। शिव नारायण जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, बस्तर को भली भांति जानते हैं। अनिल पुसत्कर साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले पांडे साहब के पास चलूंगा। पांडे साहब, अबुझमाड़ को नक्सल मुक्त होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन उससे ग्रामीणों को क्या मिला? तब भी इलाज के लिए बिना मरते थे, आज भी बिना इलाज के मर रहे हैं। क्या बेहतर हुआ नक्सलियों के कमजोर होने से, सुरक्षा बलों के मजबूत होने से नारायणपुर और अबुझमाड़ का क्षेत्र, ऐसा लगता है आपको? ये मसला कोई 1 साल 2 साल का नहीं है। ये आप सबको मालूम होगा कि जिस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं उसको एक अजायब घर बना के रखा गया था 50 वर्ष तक। अभी तो खोला गया जहां पर आमद रफ्त शुरू हुई। अबूझ शब्द भी उसके लिए दिया गया, वहां परमिट लेना पड़ता था जाने के लिए। आजादी के बाद लगभग 50 वर्ष तक परमिट लेके वहां प्रवेश करते थे और एक प्रकार से वो एक अजायब घर बना के, एक चिड़िया घर बना के रखा गया था। वहां इंसान रहते हैं, लोगों के कुछ बुनियादी हक होते हैं, इस प्रकार की धारणा नहीं थी। कालांतर में वहां पर नक्सलियों ने कब्जा कर लिया। सरकार के सारे प्रयत्नों को विफल करने के लिए बिल्कुल संगत रहते थे। हर तरह की कनेक्टिविटी को उन्होंने हमेशा जो है चुनौती दी है, कनेक्टिविटी कभी बनने नहीं दी। और ये बात बिल्कुल सही है कि वहां एक नक्सलवाद अगर हटता है और वहां पर जो है विकास पहुंचता है, साथ साथ ही दोनों काम करने पड़ेंगे और सरकार इसके लिए सन्नद्ध है। ये पहली समस्या नहीं है। यहाँ पर आपको मालूम होगा कि 92-93 के आसपास पटवा जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे और यहाँ पर जो है माल न्यूट्रिशन के कारण बड़ी मौतें होती थी। पंजाब के उधर आतंकवाद चल रहा था और यहाँ पर जो है 19 अखबारों में कितने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे मरते थे। और उसका कारण ये था कि भूख की बड़ी समस्या थी बस्तर में। और जब डॉक्टर रमन सिंह ने अनाज का मामला शुरू किया और लोगों को जो चावल मिलना शुरू हुआ, आप देखते हैं कि कनकी छोड़ के और वो विषैली सब्जियां छोड़ के लोग खाना खाना शुरू कर दिए। हम वहां से मसला का शुरू किए हैं और तो चुनौती है खान पान की आदतों में परिवर्तन करना पड़ेगा। आज भी हफ्तों लगते हैं एक अबुझमाड़ी परिवार को उस चावल को लाने में और अपने घर पहुंचाने में। 5-5, 6-6 दिन वो पैदल चलता है, तब वो जिला मुख्यालय तक जहां उसको मिल रहा है वहां वो पहुंच पाता है। वापस फिर 5-6 उसके लिए तो चावल भी उसके लिए ऐसा लगता है एक बहुत बड़ा काम है, चावल लाना और अपने घर तक पहुंचाना। आप सही बोल रहे हैं सर, बड़ी दुश्वार जिंदगी में कनेक्टिविटी नहीं है, जैसा पहले मैं निवेदन कर चुका हूँ। और बहुत सारी चुनौतियां आई सरकार के सामने। नक्सलवाद तो चुनौती थी, उससे बड़ी चुनौती जो है उनका बेहतर बने, लोग मुख्य धारा में शामिल हो सके, लोग को बुनियादी सुविधाएं ठीक ढंग से मिल सके, ये बड़ी चुनौती है सरकार के सामने और सरकार इस चुनौती को स्वीकार करती है। आने वाले दिनों में निश्चित रूप से हम इस पर काबू पा सकें। ठीक है, ठीक है। अमित जी, भाजपा की दलील आपने सुनी, पांडे साहब बहुत सीनियर लीडर हैं, साहब गोई से अपनी बात रखते हैं, उन्होंने माना कि कुछ गलतियां हैं, कुछ दिक्कतें हैं, धीरे धीरे ठीक हों। क्या सहमत हैं आप? क्या बस्तर की स्थिति बेहतर हुई या उम्मीद करें कि अब बेहतर होगी? श्रीवास्तव साहब, देखिए, भाषण नहीं जवाब चाहिए और अधिकार वहाँ के लोगों को बुनियादी सुविधाएं चाहिए और जवाबदेही चाहिए। निश्चित तौर पे बुनियादी सुविधाएं वहाँ के लोगों का हक और अधिकार है, लेकिन निश्चित तौर पे अगर गलतियां हो रही हैं तो उस पर जो भी जिम्मेदार लोग हैं उसकी जांच होनी चाहिए और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक लापरवाही है और प्रशासनिक निष्ठुरता है। और कहीं ना कहीं आप देखिए कि जिस प्रकार से अगर सरकार एक तरफ कहती है कि सुशासन वाली सरकार है और लगातार कहीं बच्चों पे हमने देखा रायगढ़ में बच्चों को फूड पॉइजनिंग हो जाता है, कहीं अबुझमाड़ में हो जाता है, तो बुनियादी सुविधाएं तो ठीक है, उनका हक और अधिकार निश्चित तौर पे है, लेकिन सरकार की भी पैनी नजर होना चाहिए कि बार बार ऐसी दुखद घटना क्यों हो रही है। क्या छत्तीसगढ़ में लोगों को जीने का अधिकार नहीं है? और जिस प्रकार से हमारे लोग यहाँ पर हैं उनको उनका वाजिब हक और अधिकार मिलना चाहिए।
आदित्य जी, निश्चित तौर पे आपने कहा कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि 31 मार्च 2026 तक हम नक्सल मुक्त कर देंगे और हम सब चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में निश्चित तौर पे बस्तर में शांति स्थापित हो, लेकिन वहां के लोगों को आज भी अगर बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही है, जैसे अभी पांडे जी ने कहा कि निश्चित तौर पे उन्होंने माना, ये अच्छी बात है कि राजनीति में कुछ विषय जो होते हैं वो राजनीति से ऊपर होने चाहिए। निश्चित तौर पे अगर कुछ कमियां और खामियां हैं तो उन्हें उस चिन्हांकित करके उसका उस पे मूलभूत सुविधाएं उनको निश्चित तौर पे प्रदान भी करनी चाहिए। ठीक है, तो सतकर साहब, बस्तर वासियों के साथ ये अभिशाप कब तक बना रहेगा? आप मानते हैं कि नक्सलवाद के खात्मे से ज्यादा बड़ी चुनौती अब सरकार के सामने आने वाली, क्योंकि अभी तक तो बहुत सारी चीजें दबी थी, छुपी थी, चाहे वो 18 से 23 की बात कर लीजिए, 2000 से 2003 की बात कर लीजिए, 3 से 18 की बात कर लीजिए, अब बात करिए, लेकिन अब जब नक्सलवाद खत्म होगा, सबसे बड़ी चुनौती अब सरकार के सामने आने वाली है। नहीं, देखिए आदित्य, इसमें कोई शक नहीं कि सरकार के सामने चुनौतियां ही चुनौतियां होंगी, क्योंकि पहली बार तो ऐसा होगा कि वहाँ पे सरकार होगी, बिल्कुल सरकार वहाँ पहुँचेगी। आज तक तो वहाँ समानांतर सत्ता थी, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, भाजपा की। मैं कांग्रेस भाजपा की बात नहीं करता, कोई इस बात को दावे से कह ही नहीं सकता था उनकी सरकार है, वहाँ नक्सलियों की समानांतर सत्ता चलती थी। देखिए, आज़ादी के बाद से, आज़ादी के पहले से भी कह लीजिए कि एक जो बड़ा तबका था वो आदिवासियों को उनके मूल स्वरूप में रखने की पैरवी करता था। और पांडे जी ने सही कहा कि बस्तर को जो है वो अजायब घर बना के रखा था। अरे कलेक्टर की परमिशन से लेके कैमरा लेके अंदर घुसने मिलता था। ये स्थिति इतनी खतरनाक थी कि हम अपने ही प्रदेश में, अपने ही इलाके में अपने लोगों से मिलने नहीं जा सकते थे। तो अबूझमाड़ को आपने अबूझ बना के रखा था। अब हैरानी की बात देखिए, 29 गांवों में पहली बार तिरंगा, आजादी के इतने साल के बाद 29 गांवों में पहली बार तिरंगा फहराया गया। 50 किलोमीटर अबूझमाड़ के जो है वो सड़क बनी है जहां पे बस जा रही है। आपके पास तो पहली बार जो है, आप समझ लीजिए, ये जो है एक नक्सली सत्ता से मुक्त होने के बाद आपको फ्रेश जो है एक टुकड़ा मिल रहा है जिसको आपको सजाना संवारना है। और दूसरी बात ये है कि अगर जो फूड पॉइजनिंग वाला मामला है, तो फूड पॉइजनिंग वाला मामला क्या सिर्फ अबूझमाड़ में हुआ है? क्या हमारे बलौदा बाजार में छिपकली जो वाला खाना था वो नहीं खिलाया गया? देखिए, अबूझमाड़ की स्थिति दूसरी है। अबूझमाड़ आपने कभी भी अपने पास रखा ही नहीं, उसको अपना समझा ही नहीं। उसको सिर्फ दो जो राजनीति की दो धाराएं थी, कोई उसको विकास की मुख्य धारा में लाना चाह रहा था, कोई उसको परंपरागत रूप से जो है मूल स्वरूप में रखने की पैरवी करता रहा। उस दो पाटन के बीच में आदिवासी पिसते रहे और उसका फायदा उठा के एक तो नक्सलवाद घुस गया वहां पे और दूसरा जो है वो वहीं के वहीं बने रह गए। विकास तो वहां पहुंचा ही नहीं। अब जब सब हट रहा है, जब सारी बाधाएं दूर हो रही है, जब नक्सलवाद, समानांतर सत्ता, देखिए मैं फिर से कह रहा हूं, नक्सलियों की समानांतर सत्ता जब वहां से खत्म हो रही है, तब जहां जाके सरकार जा रही है। अब सरकार जाएगी तो सरकार वहां सब ठीक करेगी, वो करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेगी तो फिर बेकार है आपको नक्सल मुक्त कराना। ठीक है, देखिए नारायणपुर, जिसको अबूझमाड़ के नाम से जानते हैं, नाम ही उसका है अबूझ, मतलब जिसे आज तक कोई बूझ नहीं पाया। दो ही नामों से नारायणपुर अबूझमाड़ जाना जाता है, एक तो चेंद्रू, याद होगा आपको, बस्तर टाइगर, एक चेंद्रू के नाम से जाना जाता है, और दूसरा ये जाना जाता है कि आज तक अबूझमाड़ के ऐसे अनगिनत गांव है जिनका सर्वे तक ही नहीं है। मतलब सरकार के पास डेटा ही नहीं है कि वहां ग्रामीण है नहीं है, कौन सी सुविधा मिल रही नहीं मिल रही है। ये दंश झेल रहा है वो अबूझमाड़। पांडे साहब, क्या आप मानते हैं कि बस्तर के लिए बड़ी चुनौती अब आपके सामने आने वाली मार्च 2026 में अगर नक्सलवाद खत्म हुआ तो विकास के साथ साथ विश्वास जीतना आपके लिए बड़ी कड़ी अग्नि परीक्षा होगी? देखिए, जनता का विश्वास तो अपनी व्यवस्था में होता है, परंपरागत रूप से होता है, लेकिन जिन पर विश्वास किया जाता है वो विश्वासघात करते हैं। ये इतने वर्षों तक एक अजायब घर बना के रखने की जो कोशिश हुई, उसके कारण आज सारे परिणाम दिखते हैं कि एकदम अमानवीय जिंदगी जीने के लिए लोग मजबूर हुए हैं। तो आपको मैं जैसा अनिल जी बता रहे थे कि समानांतर, मैं तो कहता हूँ समानांतर सत्ता नहीं थी, बल्कि उन्हीं की सत्ता थी। और वहां सड़क आप नहीं बना सकते थे, वहां जो आप किसी तरह से कोई कनेक्टिविटी नहीं कर सकते थे। तो ये प्राथमिक जरूरत हुई कि जैसे आपको मालूम होगा कि आयुष्मान भारत जो है, ये हमारे जो भैरमगढ़ है, भैरमगढ़ के पास जो गांव है जांगला में प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था 14 अप्रैल 2018 को, कि स्वास्थ्य सुविधाएं जो है हम पूरे एक नेशनल प्रोग्राम जो शुरू करेंगे। और जी जी बिल्कुल। और दूसरी चीज आपको बता दें कि ये चावल योजना अगर नहीं शुरू करते तो भूखमरी में बड़ी समस्या होती, जो कि बस्तर में हुआ करती। तो हम जो चुनौती ही नहीं मानते,
बल्कि आप सब संवेदनशील लोग हैं। जैसा बताया अमित जी ने कि राजनीति से ऊपर की बात है। हमारे लोग हैं, हमारे नागरिक हैं, हम भारत माता की जय बोलते हैं, और हमारे लोग जो भूख से, अभाव से, चिकित्सा के अभाव से और हमारे जीवन जीने के लिए आज आजादी के जब अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब है यहाँ। तो बहुत बड़ी चुनौती है, हम सबकी चुनौती है, पूरी व्यवस्था को ही चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी शासन की चुनौती नहीं है। आपको मालूम होगा कि अभी मुरिया दरबार में अमित शाह जी आए, उन्होंने कहा कि नक्सलवाद हर गांव में जो स्कूल खोलेंगे, हर गांव में जो बिजली होगी, हर गांव में चिकित्सा की सुविधाएं, ये सारी चीजों को उन्होंने घोषणा की। अभी रिसेंट तो सरकार अब चुनौती को मानती है, सरकार की मानती है कि हमारे लोगों के सामने सिर्फ आतंकवाद ही समस्या नहीं रही है, बल्कि विकास और एक प्रकार से मुख्यधारा उसमें जाने की एक बहुत बड़ी चुनौती है। और डबल इंजन की सरकार है, दोनों मिलकर करेंगे और जनता का विश्वास अर्जित करेंगे, इसमें कोई शक नहीं करना चाहिए। ठीक ठीक ठीक। पांडे साहब, जिस जांगला का जिक्र कर रहे हैं अमित भाई, वहां जाना हुआ था मेरा, मुझे बहुत अच्छे से याद है। प्रधानमंत्री साहब आए थे, बैंक खोले गए थे, वहां ऑनलाइन पेमेंट शुरुआत की गई थी। लेकिन दूसरे दिन की जब ग्राउंड रियलिटी हम लोगों ने की थी अमित भाई, तो वहां पर नेटवर्क था ही नहीं, बैंक में लिंक फेल थे, ग्रामीण फिर वही जीवन जी रहे थे। तो ये बीजापुर और दंतेवाड़े के सरहदी इलाके की बात कर रहे हैं पांडे साहब। अबूझ मार तो छोड़ दीजिए, आज भी अबूझ है। अमित साहब, नक्सलवाद खत्म होने पर बस्तर का विकास हो गया, बस्तर में उद्योग लगने पर विकास हो, क्योंकि आप लोग आशंका जताते हैं कि नक्सलवाद का खात्मा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बस्तर को अडानी के हवाले करना है। अमित साहब, देखिए, अभी आपने खुद ही एक एग्जाम्पल दिया कि पहले दिन की हकीकत कुछ थी, दूसरे दिन की हकीकत कुछ थी। तो समझना पड़ेगा बीजेपी को कि फोटो खिंचवाने की राजनीति इनको छोड़ना पड़ेगा, जमीनी हकीकत को समझना पड़ेगा, और सेल्फी पॉइंट जिस प्रकार से सेल्फी खिंचा के छोड़ दिया जाता है, पोस्ट किया जाता है, इन सारी चीज़ों से बचकर जमीनी हकीकत को समझना पड़ेगा। देखिए, अगर एक आध घटना होती है तो निश्चित तौर पे वो दुखद हो सकती है, लेकिन अगर बार बार उसकी रिपीटेशन हो तो कहीं ना कहीं आदित्य जी, ये राज्य सरकार की नाकामी और लापरवाही का चरम उदाहरण है। और निश्चित तौर पे मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ठीक है, विकास तो होना ही चाहिए निश्चित तौर पे, लेकिन अभी आप कह रहे थे तो नारायणपुर, मैं आपको बता दूं कि अभी जो प्रधानमंत्री आवास में भी जो 9 जिले जिनकी स्थिति चिंताजनक मानी गई है, उसमें नारायणपुर भी है, क्योंकि उसमें 184 आवास बनाए जाने थे और उसका कोई अता पता नहीं है। तो निश्चित तौर पे हमें विकास तो वहां पर पहुंचाना पड़ेगा, ये प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कह दूं कि जब बीजेपी को जिम्मेदारी और जवाबदारी लेना पड़ेगा, क्योंकि 25 साल अगर हमारे प्रदेश को हुआ है बने, तो उसमें लगभग आप 5 साल और उधर का 3 साल 8 साल छोड़ दीजिए, तो लगभग आप समझ लीजिए 17 साल से ज्यादा समय बीजेपी की सरकार रही है। तो आपको अपनी जिम्मेदारी और जवाबदारी बिल्कुल एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन दुखद पहलू क्या है आदित्य जी, बड़ा दुख होता है ये कहते हुए कि बीजेपी की क्लासिकल स्टाइल्स है जिम्मेदारी से भागना और नाकामी दूसरों पे मर देना। आपको अपनी जिम्मेदारी, ठीक है, गलती है, आप सुधारिए, जो जिम्मेदार है उन पे कार्रवाई करिए, लेकिन उस कार्य पे लिपापोती कर रहे हैं शायद इसीलिए, जैसा अभी अनिल भैया ने भी कहा, बलौदा बाजार की घटना हो जाए, रायगढ़ की घटना हो जाए, तो क्या हमारे लोगों की जान इतनी सस्ती है कि इनके कार्यकाल में बार बार लोगों को कहीं फूड पॉइजनिंग हो जाता है, बच्चों को छिपकली वाला खाना खिला दिया जाता है? तो जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त और कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मुसद्दर साहब, बहुत गंभीर सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, बस्तर के युवाओं ने बंदूकें क्यों थामी? क्योंकि उन्हें अपनी बेहतरी का कोई दूरस्था रास्ता, अल्टरनेट कोई सॉल्यूशन नहीं दिखा। रोजगार नहीं, सड़क नहीं, बिजली नहीं, स्कूल नहीं, अस्पताल नहीं। क्या ये आशंका है मुसद्दर साहब कि अगर नक्सलवाद के खात्मे के तुरंत बाद लोगों को बेहतर जिंदगी नहीं मिली जो उनसे वादा किया जा रहा है, तो फिर से उस क्षेत्र में नक्सलवाद पनप सकता है मुसद्दर साहब? नहीं, देखिए आदित्य, नक्सलवाद के पनपने के लिए उस समय जो परिस्थितियां थी, जो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में जो नक्सलवाद पनपा, उसके लिए जो आपने सारे जो तथ्य गिनाए, वो अनुकूल वातावरण पैदा करता था। चाहे भूखमरी हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे आवाजाही की समस्या हो, कुछ भी नहीं था। बस्तर को काला पानी कहते थे, तो इसलिए वहां पे बस्तर में नक्सलवाद पनपा। लेकिन आज परिस्थितियां बदल गई है, आज रोड बन गए हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर मिल रहे हैं, प्राइमरी स्कूल मिल रहे हैं। ठीक है, क्वालिटी के बाद में, क्वालिटी के मामले में आप ऊंचा नीचा हो सकता है, लेकिन पहले के बस्तर और अब के बस्तर में बहुत फर्क आया है। तो बस्तर में जो पहले नक्सलियों को रिक्रूटमेंट मिलता था, आज वो बस्तर में रिक्रूटमेंट नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो वहां का युवा है उसको लगता है कि मैं नक्सल की बंदूक उठाऊंगा तो मारा जाऊंगा, यहां पर अगर नक्सल नहीं उठाऊंगा तो भी मैं बेरोजगार मरूंगा तो नहीं, खाने को तो मिल रहा है। तो परिस्थितियां
नीतियां बदली है, जो नक्सलवाद जो टूट रहा है वहां, उसका प्रमुख कारण यह है कि चाहे कोई भी हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, वहां के जो अब तक के जो डेवलपमेंट के प्रोसेस है, उसके कारण जो वहां पर युवाओं को जो रोजगार मिल रहा है, जो अन्य साधन मिल रहे हैं, तो वो नक्सलवाद से दूर भाग रहा है। अब नक्सलियों को रिक्रूटमेंट नहीं मिल रहा है, उनको लोग नहीं मिल रहे, इसलिए नक्सलवाद टूट रहा है। अब आपकी आशंका भी सही है कि क्या वैसी परिस्थितियां बनेंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता वैसी परिस्थितियां बनेंगी, क्योंकि आज देखिए नक्सल नारायणपुर से 50 किलोमीटर अंदर तक पहली बार जो है एक बस चल चुकी है, वहां पे बस जाती नहीं थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा विकास हो गया है। अब आपने जैसे उदाहरण दिया कि प्रधानमंत्री गए, उसका बैंक खुला, तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये भूलने की आदत हर नेता की रहती, हर सरकार की रहती। क्या इसके पहले हमारे यहाँ पे जो प्रधानमंत्री जो आए थे दुगली में, आज दुगली की हालत आप जाके देख लीजिए, बिल्कुल सिहावा की दुगली क्या हालत है। तो सरकारों से कोई अपेक्षा नहीं है, सिस्टम से अपेक्षा होती है। सिस्टम अगर ताकत लगा लेगा, मेहनत लगा लेगा, तो बहुत ज्यादा दूर नहीं है विकास। क्योंकि अब जो है, जो विकास के जो रोड़े थे, विकास के जो अवरोध थे, जो आप जा ही नहीं सकते थे लोगों के तक, वो खत्म हो गया। तो अब जब आप जा सकते हो, जब आप अप्रोच कर पा रहे हो, गांव तक लोगों से कनेक्ट कर पा रहे हो, तो विकास भी कनेक्ट कर लेगा। इच्छा शक्ति की कमी है, इच्छा शक्ति अगर होगी तो वो भी हो जाएगा। पांडे साहब, आपके बड़े बड़े नेताओं ने बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए बस्तर में जाके, आपको पता है उनमें से कई वादे सपने जैसे ही हैं। कहीं आप लोगों ने ये सपने, जो कांग्रेस लगातार आरोप लगाती, उद्योगपतियों के भरोसे तो नहीं दिखाए कि उन्हें बस्तर दिया जाएगा, फिर औद्योगिकरण की आड़ में विकास होगा, तब तक इंतजार करिए। एक दुष्प्रचार, ये एक प्रकार का दुष्प्रचार है, राजनीतिक दुष्प्रचार है। आप संवेदनशील सरकार है, हम दीनदयाल जी को मानने वाले लोग हैं। अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए, इस बात को मत भूलिए। अडानी अंबानी बार बार इस प्रकार का झूठा नैरेटिव खड़ा करने की जो कोशिश है, उसका मुंहतोड़ जवाब बस्तर का विकास देगा। और अभी तक जो बस्तर में विकास हुआ है, जिस प्रकार की धारा में लोग चल रहे हैं, ये आने वाले। और आपको एक चीज और बता रहा हूं, हम माओवाद का बस्तर नहीं चाहते, माओ का बस्तर नहीं चाहते, हम माई का बस्तर चाहते हैं, दत्तश्री माई का बस्तर चाहते हैं, जहाँ नृत्य है, संगीत है, अमन है, चैन है, विकास है, और लोग पूरी दुनिया इससे प्रेरणा लेगी। और ये जो है, देखिए कुल मिला के बहुत बड़े बिहेवियरल चेंज की जरूरत है, बहुत ज्यादा शिक्षा की जरूरत है, बहुत ज्यादा कैपिटल की जरूरत है। सरकार जो है अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के बारे में सोचने वाली है। ये झूठे नैरेटिव उद्योगपतियों के माध्यम से नहीं होगा। समाज का विकास समाज से होता है और उसमें सरकार सहायक बनती है। इस प्रकार का वातावरण, तो जो हमारे लोग सपने देख रहे हैं, वो सपने निश्चित पूरे होंगे। सपने देखना चाहिए, छोटा जवाब रखिए प्लीज पांडे साहब, समय कम है बस। जी बस इतना ही कहना। ठीक, अमित जी, आपको क्या लगता है कि नक्सल मुक्त होने के बाद बस्तर कैसा होगा? बस्तर में विकास करना और लोगों का विश्वास जीतना कितना कठिन लग रहा है आपको? देखिए, निश्चित तौर पे अगर इच्छा शक्ति हो तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। और अगर आप देखेंगे तो जब इम्पॉसिबल जो होता है वो इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल, तो कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो नहीं हो सकता। जैसा अनिल भैया ने कहा, इच्छा शक्ति अगर आप में है तो नोबडी कैन स्टॉप यू, आप वहां तक विकास पहुंचा सकते हैं। विकास अब बहुत दूर नहीं है, लेकिन सरकार को उसमें पैनी नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, सुनने में आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं प्रशासनिक अक्षमता को दर्शाता है। सतकर साहब, क्या आपको भी आशंका है कि बस्तर की वास्तविक खूबसूरती नक्सलवाद के खत्म होने के बाद खत्म हो जाएगी, बस्तर की जमीन पर उद्योगपतियों का कब्जा हो जाएगा? क्योंकि कांग्रेस इस बात की आशंका काफी पहले जाहिर कर चुकी है। नहीं, देखिए ये सब जो है, मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ हुआ है। क्या आप बताइए, क्या इसके पहले क्या वहाँ पे बस्तर से जो रेल लाइन बनी थी, बेलाडीला से जगदलपुर से लेकर जो विशाखापट्टनम तक, किस लिए बनी थी? वहाँ पे कोई पैसेंजर ट्रेन तो चलती नहीं थी, गुड्स ट्रेन चलती थी, कहाँ जाता था? क्या इसके पहले क्या बेलाडीला के पहाड़, अरे जो पहाड़ थे उसको खोद के आपने खदान बना डाला, तो क्या पहले क्या उद्योग नहीं लगे थे? क्या आज उद्योग लगेंगे तो क्या रोजगार नहीं मिलेगा? देखिए, उद्योगीकरण का विकास अगर आप बिना उद्योगीकरण के विकास की कल्पना कर सकते हो तो संभव नहीं है। आपको विकास के लिए उद्योगीकरण करना पड़ेगा। हाँ, ये बात जरूर है कि जो आपके जो फॉरेस्ट है, जो रिजर्व है, जो हमारे जो साल के जंगल है, जो प्राकृतिक धरोहर है, उसको बचा के रखना जरूरी है। बाकी तो देखिए, आज बताइए ना आप, जो इधर जो बोधघाट परियोजना है, आप बोधघाट परियोजना को इतने साल पर्यावरण के नाम पे रोक के रखे, आज अगर वो चालू हो रही है, उससे जो जो इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, तो वो तो आपके पूरे छत्तीसगढ़ को वैसी रोशन कर देगी। उससे बड़ा विकास का तो कोई साधन ही नहीं होगा आपके पास। ठीक है, तो आप लोगों ने सबकी प्रतिक्रिया सुनी, सबकी बातें सुनी। कुछ बातों से, कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बातों को विराम दूंगा मैं। सन्नाटे में भी अबुझमाड़ बोलता है, हर मौत के पीछे सिस्टम का चेहरा खोलता है। बंदूक थमी मगर भूख नहीं थमी, वादे बहुत हुए राहत कभी नहीं मिली। नक्सल फ्री कहकर सरकारें तालियां बजा लेंगी, पर अबुझमाड़ तब आजाद होगा
जब रोटी, दवा और इज्जत हर घर पहुंच जाएगी। आप सभी यहाँ जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए वलसन न्यूज के साथ। नमस्कार।